कॉलेज के बाद शाम का समय था, जब चार दोस्त रोहन, अर्जुन, प्रिया और नेशा कैफे जाने की योजना बना रहे थे। रास्ते में चलते हुए हल्की गुलाबी धूप और सड़क की बाईं ओर वीरान मैदान पर पड़ी एक टूटी फूटी बड़ी सी तंबू ने उनका ध्यान खींचा। तंबू के ऊपर धूल और काई जमी हुई थी, लेकिन फेडेड रंगों में लिखा था ग्रैंड जुग्गू सर्कस। एक बार फिर से। अरे यार रुको जरा, रोहन ने चहकते हुए कहा। हमेशा कैफे, आज कुछ नया करते हैं, इस सर्कस में चलते हैं। वैसे भी मैंने आज तक असली सर्कस नहीं देखा, नेशा ने झिझकते हुए कहा, लेकिन ये पुराना और थोड़ा डरावना लग रहा है। देखो ना, कोई अंदर बाहर जाता नहीं दिख रहा। अरे डरपोक, मस्त एडवेंचर होगा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। प्रिया ने गौर से बोर्ड को देखा, फिर धीरे से कहा, मुझे याद है, इस सर्कस के बारे में सुना था। कहते हैं एक बार यहाँ एक जोकर की रहस्यमयी मौत हुई थी, शो के बीच मंच पर ही। उसके बाद सर्कस धीरे धीरे बंद हो गया। क्या बात कर रही हो? नेशा के चेहरे पर डर उभर आया। मतलब भूत प्रेत वाली जगह है ये? और अगर अंदर वही जोकर की आत्मा मिल गई तो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए प्रिया की ओर देखा। प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा, उससे पहले मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। ठीक है, चलो देखते हैं ये सर्कस कैसा है, रोहन ने कहा और आगे बढ़ गया। बाकी तीनों भी हिचकते हुए उसके पीछे चल पड़े। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो टिकट बेच रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सूनी और आवाज बेमन सी थी, जैसे वह वहां होना ही नहीं चाहता। टिकट लेकर वे अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने तंबू में कदम रखा, एक भारी सी सांस जैसी आवाज उनके कानों से टकराई। हो ख, ये कैसी आवाज थी? नेशा ने डरी हुई नजरों से इधर उधर देखा। शायद कोई साउंड इफेक्ट होगा, रोहन ने हंसने की कोशिश की। चलो सीट पर बैठते हैं। अंदर सरप्राइजिंगली काफी लोग बैठे थे, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। शो शुरू हुआ और मंच पर जुग्गू जोकर ने एंट्री ली। एक विशालकाय हंसी वाला चेहरा, अजीब ढंग से बड़ी आंखें और लगातार झूलता सिर। उसने मजेदार हरकतें शुरू कर दी। लोग हंसने लगे, लेकिन उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो असहज करता था, जैसे कोई जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा रहा हो। अर्जुन, ये जोकर कुछ अजीब नहीं लग रहा? प्रिया ने धीरे से पूछा। हंस तो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा तंबू अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ शोर मच गया। प्रिया की चीख निकली, अर्जुन मेरा हाथ पकड़ो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन तभी प्रिया ने महसूस किया कोई ठंडी गीली उंगलियां उसके कंधे को छू रही थीं। अर्जुन, वह कांपते हुए बोले। मैं तो अर्जुन की आवाज उसके पीछे से आई। तो फिर ये प्रिया ने घबराकर चीख मारी। कुछ सेकंड बाद रोशनी लौटी, लेकिन अब सीन पूरी तरह बदल चुका था। सर्कस में अब सिर्फ वही चार दोस्त थे। बाकी दर्शक गायब। कुर्सियां खाली थीं और वहां बैठे हुए लोगों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे, जैसे कोई पल भर में उन्हें खींच ले गया हो। ये कैसे हो सकता है? नेशा की आंखों से आंसू बहने लगे। मंच पर जुग्गू जोकर अब भी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब हंसता हुआ नहीं था। उसकी स्किन सड़ी हुई, आंखें लाल और गहराई से घूरती हुई। उसने अपना सिर घुमाया पूरा 180 डिग्री में। अब शो का असली हिस्सा शुरू होगा। उसकी आवाज गूंजी, भारी, गूंजती हुई, जैसे किसी गुफा से आ रही हो। हमें बाहर निकलना होगा, रोहन ने चिल्लाते हुए दौड़ना चाहा, लेकिन मुख्य दरवाजा अब ईंट की दीवार बन चुका था। अचानक मंच से कई और जोकर निकलने लगे, एक के बाद एक। सभी का चेहरा एक जैसा विकृत
और आंखें चमकती हुई। प्रिया ने देखा कि उनमें से एक जोकर के हाथ में वही पायल थी जो बचपन में उसकी नानी ने दी थी और वह कभी उसके घर से खो गई थी। ये कैसे? उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि ये सर्कस तुम्हारा अतीत है, तुम्हारा डर है, तुम्हारा प्रतिबिंब है। जुग्गू की आवाज फिर गूंजी। चारों दोस्तों को अब समझ आ गया, यह कोई आम सर्कस नहीं था। यह एक फंदा था और शो अभी शुरू हुआ था। क्या कोई प्लान तो नहीं है न? देखो, अगर ये सब कोई मजाक है न तो प्लीज बंद कर दो। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। नेशा की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ रोहन की बाह को कसकर पकड़े हुए। पागल हो गई हो क्या? अर्जुन ने खुद को हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वर भी थरथरा रहा था। हम खुद समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है यार। थोड़ी देर पहले तक जिस सर्कस हॉल में 100 से ज्यादा लोग बैठे थे, अब वहाँ सिर्फ वही 4 थे। बाकी सब जैसे हवा में घुल गए थे। कोई चीख, कोई आहट, कुछ नहीं, बस एक भयानक सन्नाटा। तभी मंच पर खड़ा जग्गू जोकर धीरे धीरे हंसा, एक ऐसी हंसी जो किसी जीते जागते इंसान की नहीं लगती थी, बल्कि जैसे किसी मरे हुए की आत्मा गले से धुआं छोड़ते हुए हंस रही हो। अब तुम लोग मेरे शो का हिस्सा हो, उसने कहा। उसकी आवाज अब गूंजती नहीं बल्कि सीधे दिमाग के भीतर बजती हुई लग रही थी। यहाँ से अब कोई नहीं जाएगा। चलो चलो यहाँ से भागते हैं। रोहन ने प्रिया और नेशा का हाथ पकड़ा और तेजी से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तब अचानक पूरे हॉल में घना अंधेरा छा गया। ऐसा अंधेरा जिसमें अपनी उंगलियां तक नजर न आए। सिर्फ एक आवाज गूंजी, जग्गू की हंसी, और फिर कुछ फुसफुसाहटें, जैसे दीवारों से कोई नाम लेकर बुला रहा हो, जैसे हवा में कोई अदृश्य हाथ दौड़ रहा हो। तभी रोहन को अपने बाएं कान पर एक ठंडी सांस महसूस हुई, इतनी ठंडी कि उसकी रीढ़ तक बर्फ हो गई। वो पलटा और जग्गू जोकर का चेहरा बस 2 इंच दूर था। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं, लाल, बिना पलक की, और उनके बीच में छोटे छोटे आंकड़े घूम रहे थे, जैसे कोई तिलिस्मी चक्र। उसकी मुस्कान अब होठों तक सीमित नहीं थी, उसके गाल की त्वचा फट चुकी थी और वह जबड़े तक खिंची मुस्कान के साथ बुदबुदाया, शुरुआत हो गई है। अचानक एक चीख गूंजी, लेकिन वो इंसानी नहीं थी। वह चीख ऐसी थी जैसे कोई जीव इंसानों की भाषा में कुछ कहना चाहता हो, पर ज़बान उसकी नहीं थी। वह चीख रगों को जमा देने वाली थी, और फिर एक एक कर वह चीख कई बार हॉल में गूंजी, हर कोने से, हर दीवार से। लाइट्स जब वापस आईं, तो चारों दोस्त अब सर्कस हॉल में नहीं थे। वे एक अजीब, बदबूदार, संकरी और बंद कमरे में थे। उस कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थीं, और उनमें काले रंग से किसी प्राचीन भाषा में कुछ उकेरा गया था। जमीन पर बिखरे पड़े थे पुराने सर्कस टिकट्स, टूटे हुए मास्क और कई अधजली तस्वीरें जिनमें उनकी अपनी तस्वीरें थीं। ये कैसे संभव है? प्रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। कमरे में एक बड़ा आईना था, लेकिन उसमें उनकी असल शक्लें नहीं दिख रही थीं। उनकी परछाइयां अब इंसानी नहीं थीं, उनकी आंखें जल रही थीं और चेहरों पर अजीब दानवी संरचना उभर आई थी। तभी आईने में जग्गू जोकर का अक्स उभरा। तुम लोग अब मेरे सर्कस में सिर्फ मेहमान नहीं, किरदार हो। अब खेल शुरू होगा, हमें जाने दो प्लीज। नेशा फूट पड़ी। अभी जाना। जोकर की परछाई अब आईने से बाहर निकलने लगी। उसका शरीर धुएं में घुलता सा लग रहा था, लेकिन चेहरा और आंखें स्पष्ट थीं। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक तरीका है। वो गुर्राया, मेरे 3 खेल खेलो और जीतो, पर याद रखना, हर खेल में एक की कुर्बानी तय है। नहीं, अर्जुन ने चिल्लाया।
हमें नहीं खेलना कोई खेल। हमें नहीं पता हमने क्या किया है, लेकिन हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। चुप। जोकर की आवाज से पूरा कमरा कांप उठा। खून से सनी दीवारों से अब धुआं उठने लगा और उनकी छाया अलग अलग आकृति में बदलने लगी, कभी सांप, कभी हाथ, कभी पिंजरा। अब तुम खेल से बाहर नहीं हो सकते। और तभी कमरे की छत ऊपर उठने लगी, नहीं बल्कि पिघलने लगी, और उसके पीछे से एक भूतिया मेलोडी बजने लगी, जैसे सैकड़ों टूटी बांसुरियों से हवा चीरी जा रही हो। तैयार हो जाओ। पहला खेल, तुम्हारे डर का चेहरा। बिल्कुल नहीं पसंद। जग्गू। जोकर की हंसी अचानक गूंजती है, फिर वह कुछ पल रुककर धीरे धीरे मंच से नीचे उतरता है। उसकी चाल में पागलपन है, आंखें जली हुई कोयले की तरह चमक रही हैं। वह प्रिया की ओर बढ़ता है। अपनी जान बचानी है ना तुम्हें? बोलो, बोल क्यों नहीं रही? उसका चेहरा अचानक करीब आता है, इतना करीब कि प्रिया उसकी सड़ी हुई सांस को महसूस कर सकती है। लगता है तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहती हो। वह एक गहरी धीमी हंसी में डूब जाता है। तुम बहुत सुंदर हो। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। उसकी आवाज कांप रही है। प्रिया, कितना प्यारा नाम है। मैं तुमसे शादी कर लूंगा। उसने एक जोकर की अंगूठी अपने जले हुए हाथ से निकालकर हवा में उछाली। वो हवा में घूमती हुई प्रिया के पैरों के पास गिरी। फिर तुम मेरी सर्कस की रानी बन जाओगी। हाँ, एक हंसती गाती डरावनी रानी। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज जाने दो हमें। प्रिया अब चीख रही थी, घुटनों पर बैठ गई थी, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। जो कहोगे वो करेंगे, बस प्लीज बाहर निकालो हमें यहाँ से। जग्गू थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर उसकी मुस्कान और भी घिनौनी हो गई। अगर तुम कहती हो तो मार लेता हूँ, लेकिन एक खेल खेलो। उसने उंगली से इशारा किया। एक भारी लोहे का दरवाजा सामने से धीरे धीरे कराहते हुए खुला। उसके पीछे एक अजीब फड़फड़ाती रोशनी दिख रही थी। यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें इस दरवाजे से गुजरना होगा। अगर जिंदा निकल गए तो वापस अपनी दुनिया, लेकिन अगर मर गए, वह अचानक पास आकर फुसफुसाया, तो मेरी तरह जोकर बन जाओगे। तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। अब जो मानसिक स्थिति थी वह कल्पना से परे थी। किसी के साथ अगर ऐसी विकृत भयानक बात हो जाए तो इंसान का दिमाग या लड़ने लगता है, मरता क्या न करता वाली कहावत अब लिटरल लग रही थी। चारों दोस्त अब रोशनी की ओर बढ़े। ठीक है, हम तैयार हैं। हम खेल खेलेंगे। हम दरवाजे से गुजरेंगे, अर्जुन बोला। गुड बॉय, समझदार लड़का। जग्गू तालियां बजाता है, लेकिन उसकी हथेलियां चमड़ी रहित हैं। मांस की लाल सतह एक एक थाप में लहूलुहान हो रही थी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वह स्वतः खुल गया। अंदर से तेज सफेद रोशनी निकली, इतनी तेज कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। क्या हो रहा है? कुछ दिख नहीं रहा। उनके सामने की जमीन लहराने लगी, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। एक पल बाद वे सब गिरते गिरते एक नई जगह पर आ गिरे। लेकिन यह बाहर नहीं था। यह एक कब्रिस्तान जैसा था, लेकिन वहां कोई कब्र नहीं थी, बल्कि जमीन पर लाशें बिछी थीं, अधमरी, तड़पती, हिलती हुई लाशें। हर एक लाश की आंखें खुली थीं और वे उन्हें घूर रही थीं।
ये क्या है? ये कहाँ आ गए हम? प्रिया की सांसें तेज हो गईं। ये है मेरा सच्चा सर्कस। जग्गू की आवाज गूंजी। अब उसकी आकृति आसमान से उतरती हुई लगी। जहां तुम लोग भी इन सब की तरह अपनी जान गंवाओगे और हंसते हुए मेरी दुनिया में समा जाओगे। तभी जमीन फटने लगी और उनके चारों ओर एक विशालकाय हॉल खुल गया, जैसे किसी ने दो दुनियाओं के बीच एक पोर्टल खोल दिया हो। और तभी उस हॉल से एक लंबा हड्डियों से बना हाथ निकला। उसकी उंगलियां जलती हुई थीं। उसने रोहन की कमर को लपेट लिया। अर्जुन, बचाओ! रोहन चिल्लाया। हाथ पैर पटकने लगा। वो हाथ उसे खींच रहा था। नीचे उस हॉल में, उस भूखती हुई दुनिया की ओर। क्या अर्जुन उसे बचा पाएगा? क्या वे चारों उस अगले खेल को पूरा कर पाएंगे? या फिर वो दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा? जैसे ही रोहन उस भयानक हॉल में अदृश्य हाथों द्वारा खींचा गया और एक झटके में अंधकार के पेट में समा गया, उसकी चीख वातावरण में देर तक गूंजती रही। अर्जुन और नेशा स्तब्ध खड़े रह गए। उनके पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई हो और केवल उस चीख की प्रतिध्वनि ही उनके इर्द गिर्द मंडराने लगी थी। वो अभी यह सोच ही रहे थे कि क्या यह सब वास्तव में हो रहा है या केवल कोई डरावना सपना है, कि तभी प्रिया की चीत्कार ने उस सपने को एक बर्बर हकीकत में बदल दिया। अर्जुन, नेशा, हेल्प मी! उसकी आवाज कलेजा चीर देने वाली थी। वह जमीन पर पड़ी थी, उसकी टांगें ऐंठी हुई, पूरा शरीर झटके खा रहा था और मुंह से लगातार दर्द और आतंक की चीखें निकल रही थीं। अर्जुन और नेशा जैसे ही उसकी ओर दौड़े, उन्होंने देखा कि प्रिया की एक टांग के चारों ओर कुछ लिपटा हुआ है, जैसे कोई मृत सांप। लेकिन जब वे पास पहुंचे तो उनकी रूह कांप गई। वो किसी लाश की हड्डियां थीं, जली हुई, सड़ी हुई, लेकिन चलती हुई, जैसे मृत्यु ने जीवन का मजाक उड़ाते हुए प्रिया को अपने कब्जे में लिया हो। वह अधमरी लाश अब प्रिया के शरीर के ऊपर रेंग रही थी। उसके सड़े हुए नाखून उसकी त्वचा में गहरे घुसते जा रहे थे और उसकी आंखें, जो सड़ी हुई खाली खोखलों जैसी थीं, उनमें अब कुछ था, एक चेतना, एक लालसा, जैसे वो लाश अब सिर्फ मांस नहीं थी, वो आत्मा को चाट रही थी। प्रिया चीख रही थी। उसके नाखून जमीन पर खरोंच छोड़ते जा रहे थे। मुझे बचाओ! ये मुझे अंदर खींच रही है। ये अंदर से सड़ रही है। तभी नेशा का एक पांव जमीन से हल्का उठा और कुछ ने उसे नीचे खींचा। आह! उसने चिल्लाते हुए नीचे देखा और वहां पर एक और लाश, बिल्कुल वैसी ही, उसकी टांग के चारों ओर लिपटी हुई थी, जो अब धीरे धीरे ऊपर की ओर सरक रही थी। उसकी जीभ पिघली हुई थी और उसका मुंह नेशा की चमड़ी से रगड़ खा रहा था। मुझे बचाओ! अर्जुन! ये भी आ गई। अब दोनों लाशें जिंदा थीं या शायद मौत से भी बदतर किसी अवस्था में थीं। उनकी हड्डियां कराह रही थीं, उनकी सांसें किसी बुझती आग जैसी थीं और उनके मुंह से निकलती सड़ांध जैसे आत्मा को भी जला दे। अर्जुन अब समझ नहीं पा रहा था कि वह किसे पहले बचाए, प्रिया, जो अब पूरी तरह जमीन पर पड़ी थी और खून में सनी हुई थी, या नेशा, जिसकी टांग से लगातार काला तरल बह रहा था और जिसकी आंखें अब डर से सफेद हो गई थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी एक लोहे का डंडा पास में पड़ा हुआ, खून से सना हुआ, जंग लगा लेकिन मजबूत। उसने एक क्षण भी नहीं गवाया। वह डंडा उठाया और दौड़ पड़ा। पहले प्रिया के ऊपर चढ़ी लाश पर वार किया। एक ऐसी आवाज निकली जैसे किसी कुतरे हुए जीव की खाल को छीला जा रहा हो। लाश ने अचानक कराहते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली और उसके मुंह से निकलने लगा वही हंसी, वही जग्गू की हंसी, जैसे वो लाशें अब केवल शरीर नहीं थीं, वे उस आत्मा की कठपुतलियां थीं
जो सबको हंसी के जाल में फंसाना चाहती थी। अर्जुन ने रुकने का नाम नहीं लिया। डंडा उठाया और नेशा को जकड़े लाश पर जोर से मारा। फिर दोबारा। हर वार के साथ वो लाशें चीखती, छटपटाती, लेकिन मरी नहीं। जैसे वो चाहती थीं कि मारा जाए, ताकि मौत की सीमा पार कर वे और ज्यादा खतरनाक बन जाएं। आखिरकार उस हिम्मत और पागलपन के बीच दोनों लाशें पीछे हट गईं, रेंगती हुई, जमीन में धंसती हुई, लेकिन उनकी आंखें अब भी खुली थीं और उन आंखों में बदला साफ लिखा था। अर्जुन ने नेशा और प्रिया के हाथ पकड़े, उन्हें खींचा और तीनों गिरते पड़ते भागने लगे। पर उस अंधेरे में भागना भी आसान नहीं था। दीवारें अब आंखें बन चुकी थीं, छत से लटकते हुए शरीर हंस रहे थे और जमीन की हर दरार से वही हंसी निकल रही थी। हाँ हाँ हाँ, मेरी रानी, मेरी दुल्हन, मेरी आत्माएं। जग्गू की आवाज अब हर कोने से गूंज रही थी, लेकिन कहीं से आ नहीं रही थी। वह कहीं नहीं था, लेकिन हर जगह था। दौड़ते दौड़ते प्रिया के पांव फिर से लड़खड़ाए, लेकिन इस बार अर्जुन ने उसे नहीं गिरने दिया। तीनों अब एक लंबी सुरंग जैसी जगह में पहुंच चुके थे, जहां दीवारें सांस ले रही थीं, छत से खून टपक रहा था और सामने दूर एक लाल दरवाजा था, जिस पर खून से लिखा था, दूसरा खेल हंसी जो काटती है। और पीछे से वही आवाज फिर आई, ये बस शुरुआत थी। अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। अब तुमसे कोई खेल के बिना बात नहीं करेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब आगे उनके लिए क्या खौफनाक खतरा छिपा बैठा था। भागते हुए सांसों की लय बिगड़ी हुई, खून से सनी टांगे कांपती हुई और भीतर की डरावनी धड़कन के साथ वे तीनों एक जंगली और सुनसान खंडहर की ओर पहुंच गए। यह कोई आम खंडहर नहीं था। यहाँ चारों तरफ सूखे और टेढ़े मेढ़े पेड़ थे, जिनकी टहनियां इंसानी हाथों जैसी मुड़ी हुई थीं और हर शाख से जैसे चीखों की गूंज टपकती थी। जमीन पर बिछी झाड़ियां कांप रही थीं, बिना किसी हवा के। अंधेरे ने इस जगह को निगल लिया था, जैसे रोशनी कभी वहां पहुंची ही नहीं थी। प्रिया कांपती आवाज में बोली, यहाँ से निकलना होगा, हमें किसी रास्ते पर चलना ही होगा। लेकिन वे जहाँ भी जाते, रास्ता एक और भयानक जगह की ओर मुड़ जाता, कभी टूटी कब्रों की ओर, कभी सूली पर लटकते चेहरों की ओर, कभी टपकते खून के पत्थरों की ओर। इस भयावह भटकाव के बीच अचानक एक चीख ने हवा को फाड़ दिया। आह! वह निशा की थी। अर्जुन और प्रिया ने पलटकर देखा तो पाया कि निशा का पैर एक झाड़ी में फंस चुका था। अर्जुन, ये झाड़ी, ये मुझे खींच रही है। वो बुरी तरह कांप रही थी, उसकी आंखें डर से बाहर निकलने को थीं। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो झाड़ी जैसे जिंदा हो धीरे धीरे उसकी टांग को खींचते हुए अंदर खिसका रही थी। अर्जुन और प्रिया उसकी तरफ दौड़े और झाड़ी को खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। झाड़ी ने निशा को जोर से खींचा और वह जमीन पर घिसटती हुई एक पेड़ के तने से जा टकराई। फिर एक पल में वह झाड़ी ऊपर उठी और निशा हवा में लटक गई। उसकी चीख अब कराह में बदल चुकी थी। निशा, निशा, हम यहीं हैं, अर्जुन ने चिल्लाया। प्रिया रोते हुए उसके हाथ पकड़े खड़ी थी। प्लीज कुछ करो, प्लीज। अर्जुन ने पास से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और झाड़ी पर ताबड़तोड़ वार करने लगा, लेकिन हर वार के साथ झाड़ियां और मजबूती से निशा के शरीर पर लिपटती चली गईं। एक झाड़ी उसके गले तक पहुंच चुकी थी और उसने कसकर पकड़ बना ली। निशा का चेहरा अब नीला पड़ रहा था, उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखें धीरे धीरे पलट रही थीं। अर्जुन चिल्ला रहा था, छोड़ दो, छोड़ दो उसे, लेकिन झाड़ियां अब सांप बन चुकी थीं। वे उसके शरीर को निगल रही थीं, रेंग रही थीं, खून की जगह उसके डर को पी रही थीं। कुछ ही पल बाद निशा की आवाज बंद हो गई। उसका शरीर अब बिल्कुल स्थिर था, आंखें खुली थीं,
लेकिन उनमें जीवन की कोई रेखा नहीं बची थी। वह हवा में लटक रही थी, एक भयानक स्मृति की तरह, और पेड़ के चारों ओर लिपटी झाड़ियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी जीत का नृत्य कर रही हों। तभी एक गूंजती, घुलती, फफूंदी लगी आवाज अर्जुन और प्रिया के कानों में पिघलकर घुसी। क्या हुआ? नहीं बचा पाए अपनी प्यारी दोस्त को वो हंसी, वही जो जमीन की दरारों से, हवा की सांसों से और आत्मा की गहराई से उठती थी। बहुत याद आएगी ना उसकी? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तुम्हें भी उसके पास भेज दूंगा। अर्जुन अब जमीन पर गिरा हुआ था, पत्थर हाथ से छूट गया था और उसका मुंह खामोशी में खो चुका था। प्रिया उसके पास बैठी थी, उसका चेहरा अपनी गोद में लिए रोते हुए बोल रही थी, उठो अर्जुन, प्लीज उठो, हम इस तरह हार नहीं सकते। रोहन चला गया, अब निशा भी नहीं रही, लेकिन हम अर्जुन की आंखें भर आई थीं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अगर तुमने हार मान ली तो मेरा क्या होगा? हम दोनों क्या यहीं मर जाएंगे? तभी हवा फिर से कांपी। तुम लोग मुझे बहुत मजा दे रहे हो, मौत का शो है ये, और अभी बस इंटरवल हुआ है। अर्जुन उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में अब डर नहीं था, एक गहरी चुप्पी थी, एक गुस्सा और एक बेजान जिद। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से मेरे 2 दोस्त मारे गए, अब तू बच नहीं सकता। लेकिन प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं अर्जुन, अगर तू भी गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा, प्लीज। लेकिन आवाज फिर आई, बचने की बात कर रहे हो? अरे अब तो मजा शुरू होगा, अब बताओ तुम्हें एक साथ मारूं या बारी बारी से? तभी हवा में कुछ फड़फड़ाया, जैसे किसी अदृश्य चाकू ने उनके चारों ओर गोल घेरा बना दिया हो, और फिर वही हंसी अब उनके बिल्कुल पास से गूंजने लगी। मत सुनो अर्जुन, भागो यहाँ से, भागो। प्रिया की सिसकती आवाज में अब डर नहीं बल्कि एक अधमरी हिम्मत थी। निशा की लाश अब भी पेड़ पर लटकी थी, झाड़ियों की पकड़ ने उसे मृत शरीर से ज्यादा एक शापित मूर्ति में बदल दिया था। उसके खुले हुए मृत नेत्र जैसे अर्जुन को देख रहे हों, जैसे कह रहे हों अब तुम्हारी बारी है। लेकिन अर्जुन अब टूट रहा था, रोहन पहले ही उस शैतानी दरवाजे के पीछे कहीं समा गया था, और अब निशा भी नहीं। वह बुदबुदाया, अगर हम रुके हम भी मारे जाएंगे। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, आंसू बह रहे थे, लेकिन पैरों ने अब रुकना मना कर दिया था। वे दौड़ पड़े, थकी सांसों के साथ, लेकिन मौत से तेज। भागते हुए वे उस खंडहर के पिछले हिस्से से होकर गुजरे, सूखी जमीन, उखड़े हुए खंभे, हवा में लटकती सांसें, और अचानक ही वे एक सुनसान अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच खड़े थे। एक पुराना, जर्जर 4 मंजिला ढांचा, जिसकी खिड़कियां काली, खाली और मृत लग रही थीं। उस अपार्टमेंट की लॉबी में बस एक लिफ्ट मौजूद थी। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए, बिना किसी बटन के दबाए। अंदर धुंध थी और एक परिचित हंसी गूंज रही थी, जग्गू जोकर की। लिफ्ट की स्क्रीन पर लाल रंग में चमकता संदेश उभरा, जिंदा बचना है तो खेल खेलो। अगला पड़ाव कमरा नंबर 13। प्रिया कांपती आवाज में बोली, ये हमें मार डालेगा अर्जुन। अर्जुन चुप था, उसकी आंखें अब हरे गिलास जैसी हो गई थीं, टूटने से पहले का क्षण। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, ये खेल अब हमें खेलना ही होगा। लिफ्ट के अंदर कदम रखते ही दरवाजे बंद हो गए। एक धीमा कंपन महसूस हुआ और फिर सन्नाटा। कुछ ही देर बाद लिफ्ट रुक गई, बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी एलिवेशन की घोषणा के।
दरवाजे खुले। सामने एक धूल भरा कॉरिडोर था जिसमें पुराने टेबल, टूटी पेंटिंग और जले हुए बल्ब टिमटिमा रहे थे। कॉरिडोर के अंत में कमरा नंबर 13। दरवाजा पहले से ही आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उनका इंतजार किया हो। वे अंदर गए। कमरे का दरवाजा उनके पीछे अपने आप बंद हो गया, एक भयानक धड़ाम की आवाज के साथ। कमरा अब उनका पिंजरा था। कमरे की दीवारें फटी हुई थीं, हर कोने में धूल थी और फर्श पर बिखरे हुए पुराने साजो सामान, लकड़ी की कुर्सियां, फटे हुए पोस्टर, एक पुराना रेडियो और एक सड़ी हुई मेज पर कुछ पड़ा था। प्रिया कांपते हुए पास गई। यह क्या है? उसने एक नोटबुक उठाई, धूल में सनी, किनारे जली हुई, लेकिन अब भी खुलने लायक। उसके पन्ने पलटते ही एक सड़ी हुई गंध उठी, जैसे किसी के गुप्त दफन को फिर से खोला जा रहा हो। हर पन्ने पर अजीब चित्र बने थे, वही चित्र जो उन्होंने उस खून से रंगी दीवारों पर देखे थे। जोकर के चेहरों से बने मकान, लटकती आंखों से सजे तंबू और एक घड़ी जो उल्टी चल रही थी। लेकिन एक पेज पर कुछ अलग था, एक नोट जो किसी पागल लेकिन सताए हुए इंसान ने लिखा था। वहाँ लिखा था, इस सर्कस की बर्बादी का कारण हम ही हैं। जब पब्लिक आना बंद हो गई तो हमें कुछ नया चाहिए था। जग्गू सबसे बड़ा चेहरा था, उसे मरवाने का फैसला लिया गया, लेकिन उसे जलाकर मारना ये नहीं होना था। उसने मंच पर दम तोड़ दिया। उसकी चीखें अब भी दीवारों में गूंजती हैं। हम सबने उसकी आत्मा को बांधने की कोशिश की, लेकिन वो बंधा नहीं। वो हमारा अभिशाप बन गया। अब यह सर्कस सिर्फ एक खेल नहीं, एक शाप है। प्रिया की आंखें नम हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे। तो यह सच है, वह बुदबुदाई, जग्गू जोकर मारा गया था अपनों के हाथों। अर्जुन ने धीरे से उसका कंधा थामा। तो हमें उसकी आत्मा को शांत करना होगा, नहीं तो हम भी उसका हिस्सा बन जाएंगे। कमरे में फिर से वही हंसी गूंजी, धीमी, लंबी, सांप जैसी लहराती। तुम जान चुके हो मेरी कहानी, लेकिन अब देखना होगा क्या तुम मेरी मौत के दर्द को सह सकते हो। कमरा नंबर 13 अब बंद हो चुका है। और तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं। एक दरार फर्श में खुली और नीचे से हड्डियों से बनी सीढ़ियां बाहर निकली, उनकी ओर इशारा करती हुई। प्रिया ने कांपते हाथों से नोटबुक को बंद किया और वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब वहाँ बस भय, घृणा और दहशत की गहराइयां थीं। उसने फटी आवाज में कहा, अर्जुन, ये तो बहुत भयानक है। जग्गू जोकर, उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मार डाला गया था। इसी कमरे में, इसी कमरा नंबर 13 में अर्जुन ने भी वो नोट पढ़ा, एक बार नहीं, बार बार। हर बार जैसे उसकी आत्मा किसी अंधे कुएं में गिरती चली गई। वहाँ साफ साफ लिखा था कि कैसे सर्कस को बंद होने से बचाने के लिए, भीड़ की सहानुभूति पाने के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े कलाकार को बलि का बकरा बना दिया। सर्वेंट अपार्टमेंट के इसी कमरे में उन्होंने उसे फांसी पर लटकाया और बाद में लोगों के बीच ये अफवाह फैलाई कि वो डिप्रेशन में था, हंसता था सबके लिए, लेकिन भीतर से टूटा हुआ था। जब शहर में ये खबर फैली तो लोगों की भीड़ उस सर्कस को श्रद्धांजलि देने लगी। शो में अब बाकी जोकर जग्गू बनकर लोगों को हंसाने लगे। मौत को पूंजी बना लिया गया था, लेकिन जो मरा वो रूह बनकर वहीं रुक गया। यहीं उसी पल कमरे की दीवारें फिर कांपी और एक भारी गरजती आवाज वहां गूंज उठी, तो तुमने पढ़ ही लिया मेरी मौत की कहानी।
मेरी हत्या की साजिश। अर्जुन और प्रिया की आंखों के सामने कमरे की धूल एक जगह इकट्ठा होने लगी, जैसे कोई अदृश्य आंधी वहां आकार ले रही हो। और वहां खड़ा हो गया जग्गू जोकर। उसका चेहरा अब और ज्यादा सड़ा हुआ था, जैसे वह बार बार मरा और जिंदा हुआ हो। उसकी आंखें जल रही थीं, गहरे खूनी गुस्से से। मेरे सर्कस में जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। उसकी आवाज दीवारों को चीरती हुई उनके कानों में घुस रही थी, जैसे कांच की किरचें दिमाग में चुभ रही हों। तुम जैसे ही लोगों की वजह से मैं मारा गया। हंसते हंसते मंच पर। और अब हंसी मेरा हथियार है। उसके हाथ में एक भारी, लंबा, जंग लगा हुआ चाकू था, जिसकी धार पर इंसानी बाल और खून जमे हुए थे। अर्जुन, भागो! प्रिया ने चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़ा। वे दोनों दरवाजे की ओर भागे, उसी दरवाजे की जो कभी अपने आप बंद हो गया था। लेकिन वह अब भी बंद था, न हिला न टूटा। खुल जा हरामी! अर्जुन चिल्लाया। उसने दरवाजे पर लातें मारी, धक्का दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जग्गू जोकर अब धीरे धीरे उनके पीछे से बढ़ रहा था। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैरता आ रहा था। हर कदम के साथ उसकी हंसी और ऊंची होती गई और कमरे की हवा भारी होती गई। अब नाटक का आखिरी दृश्य है। दर्शक मर चुके हैं, कलाकार अकेले हैं, और मैं निर्देशक। वह झपटकर उनके करीब पहुंचा। एक ही झटके में उसने चाकू घुमाया। खून का छींटा दीवार पर फैला। प्रिया की चीख फटी। अर्जुन ने उसे बचाने के लिए अपने हाथ आगे किए, लेकिन देर हो चुकी थी। जग्गू का वार दोनों पर पड़ा, एक साथ गर्दन के पास, और सन्नाटा छा गया। कमरे में बस उनकी गिरती सांसों की आवाज थी। फिर वो भी बंद हो गई। कमरा नंबर 13 अब फिर से वही पुराना धूल भरा खंडहर बन गया। लेकिन दीवार पर एक नई छाया उभरी, दो चेहरों की, हंसते हुए, लेकिन आंखें लाल थीं। हाँ, अब तुम भी मेरे सर्कस का हिस्सा बन गए हो। तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं। सर्कस फिर से खाली हो गया। मंच पर कोई नहीं बचा। लेकिन हर रात जब हवा चलती है तो कमरा नंबर 13 की खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है। वहां से निकलती है वही पुरानी सड़ी हंसी। और फिर कोई नया जोड़ा सड़क पर चलता हुआ कहता है, चलो न यार, मैंने कभी कोई सर्कस नहीं देखा, आज देखते हैं। यह कहानी कभी नहीं खत्म होती, क्योंकि जग्गू जोकर अब शो नहीं करता, वो इंतजार करता है।